हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट मेंस में दोस्तों एक ऐसा टॉपिक जुड़ा है जिसके बारे में आपको फुल डिटेल से दोस्तों पढ़ना होगा, तभी वो पूरी तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगातार यूपीपीएससी विभाग क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए आगामी दोस्तों पेपर में ये जरूर आने की संभावना है। और आपका पेपर दोस्तों 1 फरवरी को है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। तो आइए दोस्तों इसको हम डिस्कस करते हैं। इसका पूरा नाम है इंफॉर्मेशन ऑफ द ई गवर्नेंस डिजिटल फाइनेंशियल डिवाइस एंड एप्लीकेशन, मतलब ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग। दोस्तों आज इसको हम फुल डिटेल से इसका अध्ययन करेंगे, फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन ला के रखूंगा आपके लिए। देखिए डिफिनीशन ऑफ ई गवर्नेंस क्या है, इसकी हिंदी है दोस्तों ई शासन की परिभाषा। ई शासन की परिभाषा है मतलब सभी स्तरों पर इंफॉर्मेशन तथा लेन देन संबंधी आदान प्रदान की दक्षता, प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही को दोस्तों बढ़ाना होता है। मीन्स सरकार तथा राष्ट्रीय, राज्य, नगर निगम और स्थानीय स्तरों की सरकारी एजेंसियों के बीच में, ठीक है, बीच में और नागरिकों और सरकार के भी बीच में, इनमें आपस में लेन देन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ई गवर्नमेंट का लक्ष्य इंफॉर्मेशन की पहुंच और उपयोग के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण। जैसे किस तरीके से, यहां पे देखिए प्रोसेस है, कोई प्रोसेस, और फिर यहां पीपल, देखिए बीच में कौन सा बैठा है, बीच में बैठा है ई गवर्नेंस, और प्रोसेस करेगा, पीपल जोड़ेगा, ठीक है, रिसोर्सेस होंगे जिनके माध्यम से आप जो है लेन देन करेंगे उसे, और कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज करेंगे वो यहां पे हम इसके माध्यम से हम लेन देन करेंगे। देखिए अब ई गवर्नेंस के टाइप्स कौन कौन से हैं। जैसे आप G2C की बात करते हैं, मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन। सिटीजन मतलब नागरिक जो होते हैं, ठीक है, सिटीजन मतलब नागरिक, मतलब सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली सेवाएं इस तरीके से होंगे। जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ये दोस्तों किस में आएगा, ये आएगा G2C में आएगा। अच्छा G2B में क्या आएगा, मतलब गवर्नमेंट बिजनेस को क्या प्रोवाइड करता है वो इसमें आएगा। गवर्नमेंट और व्यापारी संगठनों के बीच सेवाएं कौन कौन सी दी जाएगी, जैसे लाइसेंस जारी करना, टेंडर प्रक्रिया आदि, ये सब किस में आएगा दोस्तों, G2B में आएगा, ध्यान रखिएगा। अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, मतलब एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट, मतलब G2G, मतलब विभिन्न सरकारी विभागों के बीच डेट एंड इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करना। एग्जाम्पल जैसे पुलिस और न्यायालय के बीच समन्वय, राज्यों और केंद्र के विभागों के बीच सरकारी शेयर के बीच जानकारी को क्या करना दोस्तों, शेयर करना। ठीक है, ये दोस्तों गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एक तरीके से कहिए सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट का अपना अपने आपस में जो है समन्वय स्थापित करते हैं कि ये काम यहाँ पे करना है। एक जैसे आप संगम को ले लीजिए, ठीक है, इलाहाबाद में संगम में माघ मेला लगता है, जब कुंभ आता है दोस्तों तो दोनों का शेयर होता है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होता है और स्टेट दोनों का शेयर लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम भव्य कुंभ का आयोजन कर पाते हैं। तो वो किस में आएगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में आएगा। इतना समझ में है, आगे चलते हैं दोस्तों। एक एक पॉइंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, मतलब सरकारी कर्मचारियों के लिए ई सेवाएं कौन कौन सी मुहैया कराई जाएगी, जैसे वेतन पर्ची, अवकाश आवेदन, सेवाएं, कर्मचारी पोर्टल, ये सब किस में आएगा दोस्तों, ये आएगा G2E में आएगा। समझ में आया, आगे चलते हैं। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, मतलब NEGP, राष्ट्रीय ई शासन योजना में क्या क्या आएगा इसको देखिए।
एनईजीपी योजना 2003 से 7 मतलब सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सरकार द्वारा देश में ई शासन की दीर्घकालीन वृद्धि के लिए ये चीज किया जाता है। जैसे सरकारी सेवाएं को एक आम आदमी के आसपास सामान्य सेवा आपूर्ति करना, समझ में आया? ठीक है, सामान्य सेवा की आपूर्ति करना। देखिए, मूलभूत जरूरों जैसे वाहनीय कीमतों पर दक्षता पूर्वक पारदर्शी विश्वसनीय रूप से इसको प्रदान करना। एनईजीपी की संरचना किस तरीके से है? ये 3 लेयर में होती है। ऑर्गेनाइजेशन लेयर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन लेयर, टेक्नोलॉजी लेयर और एक होता है यूजर लेयर। एनईजीपी के तहत बांटी जाने वाली योजना संरचना वो किस तरीके से है उसको आप समझ लीजिए। जैसे बुनियादी स्तर पर सेवा की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपूर्ति प्रदान करने के लिए सामान्य सेवा केंद्र सीएससी, आप सीएससी का नाम बहुत सुने होंगे। सीएससी है क्या? सीएससी के बारे में अच्छा थोड़ी सी मैं डिटेल दे देता हूं। देखिए, सीएससी की एक विशेषता यह है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों के वेब समक्ष मतलब ई गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करता है। समझ में आया? जिसमें आवेदन पत्र आता है, ये सब आप करते हैं ना, आवेदन पत्र, ठीक है, आवेदन पत्र, प्रमाण पत्र, ठीक, जिसमें आय जात निवास बनवाते हैं, प्रमाण पत्र, ठीक है, और बिजली बिल वगैरह, ठीक, बिजली, टेलीफोन आ गया, ये सब दोस्तों, पानी बिल भी तो आएगा, पानी बिल जैसे यूटिलिटी भुगतान इसमें दोस्तों शामिल है। अब राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क में मतलब स्वान, राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क में क्या आएगा? देखिए, इसके बारे में आप जानिए, स्वान के बारे में। इस योजना के अंतर्गत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ध्यान रखिएगा क्या बोला, तकनीकी और वित्तीय सहायता प्राप्त की जाती है ताकि वो स्वान की स्थापना कर सकें, जिससे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश मुख्यालयों के माध्यम से एक क्या ऊर्ध्वाधर अनुक्रमिक स्ट्रक्चर सभी को हम जोड़ा जा सके। समझ में आया? अब इसके बाद आ जाइए राज्य आंकड़ा केंद्र मतलब एसडीसी क्या है? एसडीसी के बारे में समझिए। देखिए, एसडीसी क्या है? राज्य को केंद्रीय भंडार, ठीक है, सुरक्षित डेटा भंडार, सेवाओं के ऑनलाइन डिलीवरी, नागरिक सूचना सेवाएं पोर्टल, राज्य इंट्रानेट पोर्टल, आपदा पुनर्प्राप्ति, दूरस्थ प्रबंध और सेवा एकीकरण आदि इसमें आते। मतलब ये है क्या? राज्य डेटा केंद्र कई प्रकार की सुविधाएं आपको मुहैया करवाती है। ठीक, इसके तहत आपको बहुत सारा दोस्तों लाभ होता है। इसमें काफी डिटेल हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, ये रिसोर्सेस है, टेक्नोलॉजी है, प्रोसेस है, ये ई गवर्नेंस के अंतर्गत आपको देखने को मिल गया। आगे चलें, एप्लीकेशन एरिया ऑफ ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से एप्लीकेशन एरिया है उसे समझिए। सार्वजनिक शिकायत, इसमें मैं बताता रहूंगा, आप जो है इसमें लिखते रहे। सार्वजनिक शिकायत में क्या होगा? जैसे बिजली, ठीक है, बिजली, पानी, टेलीफोन, राशन कार्ड से सबसे ज्यादा देखिए, राशन कार्ड लिख लीजिए। राशन कार्ड, सफाई को लेके बहुत सारी शिकायत होती है, सफाई को लेके, सार्वजनिक परिवहन, पुलिस, ठीक है, पुलिस जरूर लिख लीजिए। ठीक, पुलिस से भी बहुत ही शिकायत होती है। ग्रामीण सेवाएं में क्या आती है दोस्तों? ग्रामीण सेवाओं में जैसे भूमि अभिलेख ना भूमि अभिलेख, भूमि अभिलेख, गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल, गरीबी रेखा से नीचे को क्या कहा जाता है? बीपीएल कहा जाता है ना। आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग मतलब ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से दुर्बल व्यक्ति जो है ईडब्ल्यूएस में आएंगे। ठीक, समझ में आए? अब पुलिस, पुलिस में क्या हो? पुलिस में क्या करवाते हैं आप? एफआईआर, सबसे पहले लिख लीजिए एफआईआर। ठीक है, एफआईआर
रजिस्टर्ड करवाते हैं। ठीक है, कीमती चीजें और लोगों को खोना या पाना ये सब पुलिस में है। सामाजिक सेवाएं में आ जाइए, सामाजिक सेवाएं में वृद्धा पेंशन ना, वृद्धा पेंशन, सामाजिक सेवाएं में क्या आएगा, वृद्धा पेंशन आएगा। ठीक, वृद्धा पेंशन। विधवा अनुग्रह योजना क्या आएगा, विधवा अनुग्रह योजना, विधवा अनुग्रह योजना। उपलब्धि, सुधार और मुआवजा, लाइसेंस और प्रमाण पत्र का पंजीकरण, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र। ठीक है, ये सब किस में आएंगे, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक, आय प्रमाण पत्र, ये सब इसमें आएंगे। ये 3 ठो तो लिख लीजिए, निवास, आय और जाति, ये किस में आएंगे दोस्तों, ये आएगी सामाजिक सेवाएं में। और सार्वजनिक सेवाएं में क्या आएगा, रोजगार कार्यालय पंजीकरण। ठीक है, रोजगार कार्यालय पंजीकरण, मतलब आपने रोजगार में क्या करवाया, पंजीकरण करवाया कि नहीं, यदि करवाया आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, रोजगार कार्यालय पंजीकरण। रोजगार अवसर, परीक्षा परिणाम, अस्पताल उपलब्धियां सेवाएं, रेल समय तालिका, हवाई जहाज समय तालिका, सड़क परिवहन समय तालिका। ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट, सरकार अधिसूचना, सरकारी प्रपत्र, सरकारी योजना, ये सब किस में आएंगे दोस्तों, सार्वजनिक सेवाएं में आएंगी। समाचार सेवाएं, नागरिक आपूर्तियां। ठीक है, नागरिक आपूर्तियां इसमें आएगा। ठीक है, वृद्धावस्था पेंशन आएगा, विधवा पेंशन आएगा। ठीक है, विकलांग पेंशन आएगा, अनुग्रह पूर्वक अदायगी इसी में आएगा। कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा क्षेत्र है, जैसे तीव्र सूचना, कीटनाशक, किसमें लिख लीजिए, कीटनाशक, कीटनाशक, खाद फसल। ठीक है, खाद फसल, बीज, मौसम अल्पावधि, जिलावार की पूर्व सूचना, बाजार मूल्य, ये सब मुहैया इसमें कराया जाता है। अच्छा, जनोपयोगिता भुगतान मतलब बिलिंग में क्या है, बिजली पानी टेलीफोन, ये तो आप समझ गए। वाणिज्य में क्या आता है, वाणिज्य में आता है दोस्तों कर। ठीक है, कर आएगा। और विवरणिका जमा करना, आयकर, आयकर मतलब आय से ज्यादा संपत्ति में कर देना। निगम कर, सीमा शुल्क, केंद्रीय राज्य उत्पादन शुल्क, बिक्री कर, निवास कर, संपत्ति कर, चुंगी, सड़क कर और कंपनी विवरणिका इसमें आएंगे। सरकार के अंदर क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण, ई शासन के लिए, शिक्षा विश्वविद्यालय मॉडल, ये सब किस में आता है दोस्तों, शिक्षा विश्वविद्यालय। ठीक है, और मॉडल, ये सब किस में आएगा दोस्तों, ये सब आएगा आपका सरकार में आएगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड पे आ जाइए। वन टाइम पासवर्ड है क्या, ठीक है, हम लोग किस पे आ गए अब, वन टाइम पासवर्ड। देखिए, हाँ, ओटीपी को वन टाइम पिन के नाम से भी जाना जाता है। यह कैरेक्टर्स का एक स्ट्रिंग होता है जो केवल एक बार लॉगिन या ट्रांजैक्शन के लिए प्रयोग होता है। मतलब देखिए, एक आपके पास ओटीपी आया तो वो कुछ देर ही वैलिड होता है, जैसे 2 मिनट हो सकता है, 5 मिनट हो सकता है, 10 मिनट हो सकता है, 15 मिनट हो सकता है। क्या इससे ज्यादा ओटीपी वैलिड होता है क्या, इससे ज्यादा के लिए ओटीपी वैलिड नहीं किया जाता है। ओटीपी जनरेट करने के लिए कई सॉफ्टवेयर या उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, मोबाइल फोन, ये सब का ओटीपी के लिए प्रयोग किया जाता है। और अब तो दोस्तों ओटीपी के लिए 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, इस तरीके 30 60 इस तरीके से जो मतलब ज्यादा समय के लिए उपयोग ना हो। ठीक है, अगर ज्यादा समय आप देंगे तो ये ओटीपी किसी अनअथराइज्ड पर्सन के लिए, अनअथराइज्ड
पर्सन के पास, अनऑथराइज्ड पर्सन के पास ये पहुंच सकता है, ठीक है, पहुंच सकता है। इसलिए टाइम का बाउंडेशन बहुत ही जरूरी होता है। अब इसके अगला टॉपिक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूआर कोड, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्यूआर कोड। आप क्यूआर कोड सब लोग यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन क्यूआर कोड किस तरीके से काम करता है, इसको किसने बनवाया, ये कोई नहीं जानता। देखिए क्यूआर कोड एक जापानीज कंपनी डेंसो वेब द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, ये डेंसो वेब द्वारा 1994 में बनाया गया। यह 2 डायमेंशनल होता है। ये कैसा होता है? 2 डायमेंशनल बार कोड होता है। अच्छा दोस्तों, पहले बार कोड होता था, उसको जो है एक मशीन से हम एक्सेस करते थे। तो दोस्तों वो इतने ज्यादा मतलब देखिए उसकी एक लिमिटेशन थी, उस लिमिटेशन को ही दूर करने के लिए क्यूआर कोड को जनरेट किया गया। और दोस्तों ये कंपनी जो है वो अपने ऑफिस में ऐसी प्रॉब्लम आई थी, इसलिए इसने बनाया था। लेकिन आज देखिए, खैर इन्होंने पेटेंट करवाया है, ठीक है, इन्होंने पेटेंट करवाया है इसका, ठीक है, लेकिन इन्होंने सार्वजनिक रूप से खोल दिया है। देखिए यह डिजिटल डिवाइस पढ़ा जा सकता है, वह जानकारी को स्टोर करता है। डिजिटल डिवाइस मतलब जिसमें ये लगा रहता है उसके बारे में बताएगा, ठीक है, क्या क्या है, मतलब इसका प्रयोग प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ट्रैक करने के लिए किया जाता है। या क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर एक्सिस के रूप में इंफॉर्मेशन रखते हैं। इसमें 2953 बाइट्स तक का डाटा स्टोर किया जा सकता। कितना दोस्तों? 2953 बाइट्स तक का डाटा स्टोर किया, बहुत बड़ा चीज है। क्यूआर कोड के सबसे छोटे एलिमेंट को मॉड्यूल कहा जाता है। एक क्यूआर कोड ब्लैक एंड व्हाइट मॉड्यूल पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न, टाइमिंग पैटर्न और फॉर्मेट इंफॉर्मेशन से बना होता है, जिसमें एरर करेक्शन लेवल होता है। अब देखिए इस तरीके का क्यूआर कोड आप देख रहे हैं, ये है, ये आपका क्या है? पोजिशनल टैग है। ये जो यहाँ पे बना है दोस्तों, ये ठीक है, ये पोजिशनल टैग है, ठीक है। ये देखिए आपको ये इस तरीके से 3 मिल जाते हैं, यहाँ कॉर्नर कॉर्नर में 3 लेफ्ट साइड में ही मिलेंगे, ये राइट साइड में नहीं मिलते, ध्यान रखिएगा आप, ये लेफ्ट साइड में ही आपको मिलते हैं, ठीक। देखिए ये 3 आपको मिल गए, ये तीनों क्या है? ये है पोजिशनल टैग्स होते हैं। और इनके नीचे ऐसे ऐसे लाइन आप देखेंगे, ठीक है, जूम करेंगे तो ये है फॉर्मेट इंफॉर्मेशन, और डाटा बीच में आपका स्टोर रहता है ये सब जगह, ठीक है। और टाइमिंग पैटर्न, ये वाला आपका टाइमिंग पैटर्न बताता है, ठीक है। अलाइनमेंट पैटर्न आप इस वाले से लेते हैं, जैसे यहां से ऐसे एक्सिस किए, ऐसे एक्सिस किए, तो अलाइनमेंट पैटर्न यहां से लेंगे। और वर्जन इंफॉर्मेशन यहां से बताएगा कौन सा वर्जन का है। समझ में आया? तो इस तरीके की क्यूआर आप देखे होंगे। यहां पे देखिए पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न, ये क्या है? एक क्यूआर कोड 3, अब मैं इसमें डिटेल दे देता हूं, आपको वहां पे समझाया हूं और डिटेल देता हूं। एक क्यूआर कोड 3 कॉर्नर पर व्यवस्थित होते हैं, वे उस दिशा को इंगित करते हैं जिसमें कोड प्रिंट होता है। कोड को किसी भी दिशा से रीड किया जा सकता है। समझ में आया? कोड को किसी भी दिशा से रीड किया जा सकता है। अलाइनमेंट पैटर्न क्या है भाई साहब? अलाइनमेंट पैटर्न का उपयोग स्थिति का पता लगाने के लिए करता है। ये क्या करता है दोस्तों? स्थिति को पता लगाने के लिए। इसमें एक लाइन लिख लो, स्थिति को पता लगाने के लिए, स्थिति को पता लगाने के लिए ये होता है, ठीक है। अब मार्जिन क्या है? यह क्यूआर कोड के आसपास एक ब्लैक एरिया मॉडल 1 और 2 में 4 मॉड्यूल के मार्जिन की आवश्यकता होती है, ठीक है। टाइमिंग पैटर्न क्या है? यहाँ पे डबल टी होगा,
टाइपिंग में देखो, टाइमिंग पैटर्न को ऑर्डिनेट को निर्धारित करने के लिए सफेद और काले मॉड्यूल को वैकल्पिक रूप से व्यवस्थित किया जाता है। फॉर्मेट इंफॉर्मेशन, इसमें कोड की एरर करेक्शन रेट और कोड का मास्क पैटर्न होता है। कोड के डिकोड होने पर फॉर्मेट इंफॉर्मेशन पहले पढ़ा जाता है। समझ में आया? एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, मतलब एरर करेक्शन कोड, एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन दोनों याद आ रहे हैं, वो कंप्यूटर में है, ठीक है। एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन कोड, ठीक है। ये क्या है? क्यूआर कोड का एक भाग गायब या क्षतिग्रस्त होने पर डेटा को पुनर्स्थापित करने के लिए रीड सोलोमन कोड लागू किया जाता है। समझ में आया? ठीक, आगे, इसके आगे नेक्स्ट हेडिंग। अब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या है, इसके बारे में समझिए। यूनिफाइड, अब सबके बारे में देखिए दोस्तों, इसको अच्छे से समझते रहिएगा क्योंकि अब पेमेंट वाला मोड बहुत ज्यादा हावी हो रहा है। यूपीआई के द्वारा जो बैंक अकाउंट को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कई बैंकिंग फीचर को प्रदान करती है, ठीक है। मतलब यूपीआई हमारे एक मोबाइल में कई बैंकिंग फीचर, सॉरी, ठीक है, कई बैंकिंग फीचर्स को प्रदान करती है। यह मोबाइल डिवाइस के माध्यम से तत्काल मनी ट्रांसफर 24/7 और 365/10 होते हैं। समझ में आया? 24/7 365/10 नहीं होता, ये दिन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक गलत फिर टाइपिंग मिस्टेक, दिन होता है। यह नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। समझ में आया? एग्जाम्पल, गूगल पेमेंट, फोन पे, ठीक है, पेटीएम, ठीक, ये सब के लिए ये सब के तहत आप पेमेंट करते हैं। ट्रांजैक्शन लिमिट, यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट प्रति 1 लाख रुपए है बस। आप 99 सेलेक्ट करते हो दोस्तों, 99,000, ठीक है, 99,000 आप पेमेंट करिए, धड़ल्ले से जाता है पेमेंट। समझ में आया? आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम क्या है, इसको समझिए। देखिए, ये ग्रामीण के लिए बहुत ही उपयोगी है, ग्रामीण के लिए, ठीक है। आधार भुगतान सक्षम प्रणाली AEPS कम लागत वाली एक्सेस माइक्रो एटीएम पर इंटर ऑपरेटेबल तरीके से रखी गई कम लागत वाले डिवाइस को बेसिक फाइनेंशियल सर्विस प्रदान करती है। यह प्रणाली भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित की गई है, जिसके माध्यम से बैलेंस इंक्वायरी, कैश डिपॉजिट आदि आवश्यक बैंकिंग लेन देन करने की अनुमति मिलती है, ठीक है। यह ग्राहकों को अपने आधार नंबर का उपयोग करने और पॉइंट टू सेल या माइक्रो एटीएम पर आधार वेरिफिकेशन प्रदान करके पेमेंट करने की अनुमति देता है। समझ में आया? देखिए, आरबीआई ने AEPS के माध्यम से, अच्छा ये लिख के आएगा, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि ये आधार वाला ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें मैचिंग वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। कल मैं आपको सारे क्वेश्चन इससे रिलेट करवा दूंगा। AEPS के माध्यम से किए जाने वाले लेन देन की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, ठीक है। कुछ बैंकों ने प्रतिदिन अधिकतम लेन देन की सीमा 50,000 निर्धारित की है। AEPS द्वारा दी जाने वाली निम्नलिखित सेवाएं इंटर बैंक और इंट्रा बैंक मोड दोनों में उपलब्ध है। अच्छा, देखिए, इंटर बैंक का मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक, ठीक है। इंट्रा बैंक का मतलब उसी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कैश विथड्रॉल, कैश डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी, आधार टू आधार फंड ट्रांसफर, मिनी स्टेटमेंट और बेस्ट फिंगर डिटेक्शन, ये सब सेवाएं आपको आधार जो है आधार पेमेंट उपलब्ध कराता है। समझ में आया? अब यहाँ पे आ जाइए क्रेडिट कार्ड में। क्रेडिट कार्ड आप यूज कर, लेकिन क्रेडिट कार्ड के सबसे पहले
ड्रॉबैक आप जान लीजिए। क्रेडिट कार्ड के मैं ड्रॉबैक पहले बताता हूं, उसके बाद इसको देखिए। क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हो, आप सबसे ज्यादा जो है आपकी जितनी भी नीड होगी वो पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर जिसके पास समय पे पैसे भरने की क्षमता नहीं है और वो क्रेडिट कार्ड यूज करता है तो उसको दोस्तों हानि ही हानि है। कैसे? मान लीजिए ओवर टाइम हुआ, ओवर टाइम में ये बहुत ज्यादा, ओवर टाइम में बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। ठीक है, तो अब आइए अब क्रेडिट कार्ड में समझिए। क्रेडिट कार्ड के सामान खरीदने की अनुमति देता है। प्रत्येक कार्ड में यूनिक नंबर होता है। क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके पेमेंट करना इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के सबसे सामान्य तरीकों में से दोस्तों एक होता है। समझ में आया? इसलिए क्रेडिट कार्ड बहुत ही उपयोगी है। ठीक, अब आगे आ जाइए। ये है आपका, देखिए क्रेडिट कार्ड इस तरीके आपको मिल जाएगा। अब डेबिट कार्ड में आ जाइए। डेबिट कार्ड खरीदारी के लिए, भुगतान करने के लिए कस्टमर के चेकिंग अकाउंट से पैसे काटता। इसे दोस्तों प्लास्टिक कार्ड भी कहते थे, प्लास्टिक कार्ड। और दोस्तों सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला सबसे ज्यादा यूज होने वाला दोस्तों ये डेबिट कार्ड है। ये डेबिट कार्ड, आइए डेबिट कार्ड को खरीदारी के लिए, हर एक काम के लिए आप डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। देखिए डेबिट कार्ड से ही आप क्या करते हैं, आप पेटीएम, गूगल और अमेजन, ठीक है, ये सब चीजें आप बनाते हो अपना, मतलब ऑनलाइन पेमेंट के लिए वो कार्ड से ही आप बनाते हो। कार्ड से फिर अकाउंट नंबर से आगे देखिए, ये देखिए कि इसका मैं का फोटोज लगा रखा हूँ। ये है डेबिट कार्ड, इसमें कार्ड नंबर ये दिया होता है 16 अंकों का। ठीक है, एक्सपायरी डेट दिया होता है, स्मार्ट चिप इसमें लगी रहती है, कार्ड होल्डर यहाँ पे नाम लिखा होता है और ये स्मार्ट चिप लगी होती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक्सपायरी डेट लिखा होता है, इसी डेट के अंदर इसको आप यूज कर पाएंगे। और पेमेंट नेटवर्क लोगो यहाँ होता है, जैसे इस तरीके के लोगो क्या है, ये मास्टर कार्ड है। मास्टर कार्ड कहाँ का था? मास्टर कार्ड दोस्तों विदेश का था, ध्यान रखिएगा। मास्टर कार्ड कहाँ का था? विदेश का था, मतलब बाहरी था, हमारे यहाँ राज किया। आगे देखिए ई वॉलेट। ई वॉलेट क्या है भाई साहब? ई वॉलेट एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है जिसका उपयोग कस्टमर और स्मार्टफोन के माध्यम से ऑनलाइन किए गए लेन देन के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार का प्रीपेड अकाउंट होता है जिससे यूजर भविष्य के किसी भी ऑनलाइन लेन देन के लिए पैसे जमा कर सकता है। दोस्तों इसी तरीके हर एक टॉपिक आपको मैं जूनियर असिस्टेंट मेंस का खत्म कर रहा हूं। कंप्यूटर में एक भी दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो छूटेंगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब यहाँ पे देखिए वेरियस वॉलेट पेमेंट गेटवे कौन कौन से हैं उसको देखिए। जैसे पेटीएम है, ठीक है, साइट्रस वॉलेट है, एसबीआई बडी है, मूवी क्विक है, ठीक, और यहाँ पे देख लीजिए ITZ कैश है। ऑक्सीजन वॉलेट का नाम ना सुने हो तो सुन लीजिए, जिससे आए तो आप मैच करके मिला लें। HDFC पे जप है और ICICI पॉकेट्स के नाम से फेमस है। इतनी चीजें समझ में आई। अब आगे देखिए, इसके आगे यहाँ पे देखिए इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग बहुत पुराना है। इंटरनेट बैंकिंग का एक अलग ही अपना एक महत्व है, क्योंकि दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग से आप जो है क्या करते हो, इंटरनेट बैंकिंग से आप पूरे बैंक अकाउंट, मतलब जो भी आपके अकाउंट में है उसकी जानकारी ले सकते हो। देखिए इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से बैंक कस्टमर वेबसाइट का प्रयोग करके बैंक का
पूरा हिसाब देख सकते हैं तथा उसका लेन देन भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप यूजर नेम डालिए, यहाँ पे पासवर्ड डालिए, आप में अब ओटीपी आएगा, फिर उस ओटीपी को डालिए और आप अपने लॉगिन कर लीजिए। अच्छा होता है एक दोस्तों प्रोफाइल पासवर्ड, ध्यान रखिएगा प्रोफाइल पासवर्ड आपको अपडेट करना रहेगा। प्रोफाइल पासवर्ड आपको वेरी मोस्ट बहुत जरूरी है अपडेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बहुत ज्यादा उपयोग होता है, इसका भी देख लीजिए। यह देश में इंटरनेट के माध्यम से फंड ट्रांसफर करने का एक तरीका है। इसे नवंबर 2005 में बनाया गया था, ठीक है। यह प्रक्रिया इंटरनेट के माध्यम से होने के कारण प्रति घंटे के हिसाब से स्वचालित होती रहती है। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति, कंपनी, बैंक शाखा से उसी बैंक की शाखा में किसी व्यक्ति या कंपनी के खाते में पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। समझ में आया? इसमें कोई न्यूनतम या अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेफ्ट का ये प्रोसेस मैंने लगा रखा हूँ, किस तरीके से आप ट्रांसफर करते हैं। ये है सेंडर और ये सेंडर बैंक है और यहाँ पे पोलिंग सेंटर होता है, ठीक है, क्लियरिंग सेंटर होता है, फिर उसके बाद रिसीवर बैंक होता है और यहाँ पे फिर रिसीवर बेनिफिशियरी जो कस्टमर होता है जिसको आप भेजते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए आईएफएससी कोड क्या है इसके बारे में जानिए। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इसे कहते हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। सबका कम से कम फुल फॉर्म जरूर आप याद रखिएगा। नेफ्ट का क्या था? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक। यहाँ पे देखिए आईएफएससी कोड प्रत्येक बैंक ब्रांच का यूनिक कोड होता है। यह 11 कैरेक्टर का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। 4 कैरेक्टर अल्फाबेट होते हैं जो कि बैंक के नाम को दर्शाते हैं। इस कोड का 5 कैरेक्टर हमेशा 0 होता है और अंतिम के 6 अंक बैंक के ब्रांच कोड को प्रदर्शित करते हैं। अंतिम के 6 अंक किसको? बैंक के ब्रांच कोड को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आईएफएससी कोड का प्रयोग नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस की सुविधा के लिए किया जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, ये मैंने फोटोज आपको लगा रखा हूँ। आईएफएससी कोड दिया है SBIN 00502992, ठीक है। आगे देखिए आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसका फुल फॉर्म ही अच्छा है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस से भेजी गई रकम उसी समय प्राप्तकर्ता के खाते में बिना किसी समय अंतराल के जमा हो जाती है। इसके द्वारा 2 लाख या उससे अधिक राशि भी भेजी जा सकती है। यह है आरटीजीएस। यहाँ पे देख लीजिए आरटीजीएस और नेफ्ट में क्या अंतर है, ठीक है। जैसे यहाँ 2 लाख लिमिट है, यहाँ कोई लिमिट नहीं है। यहाँ ग्रॉस सेटलमेंट है, यहाँ नेट सेटलमेंट है। ये है इमीडिएटली सेटलमेंट फॉलो करता है, ये है टेक 2 आवर्स फॉलो करता है नेफ्ट। यहाँ पे देख लीजिए कॉस्टली ट्रांजेक्शन है इसका फीस और यहाँ पे स्मॉलर ट्रांजेक्शन फीस है इसकी, ठीक है। ये है दोनों में अंतर, ठीक, मनी ट्रांसफर का। और दोस्तों अब इसके बाद आपको क्वेश्चन सीरीज मैं उपलब्ध कराऊंगा इसके नेक्स्ट पार्ट में। यदि आपको दोस्तों मेरी मेहनत पसंद आई है तो मेरे जो अभ्यर्थी हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे दोस्तों मेरे चैनल में कुछ सब्सक्राइबर आएंगे तो मेरा भी हौसला बुलंद होगा और आपको मैं इसी तरीके सबसे डिफिकल्ट टॉपिकों को आपको कवर कर दूंगा जो आपके बुकों में नहीं मिलते हैं। ये ध्यान रखिएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।